मोदी जी गए यूरोप। हम सबने देखा आज उनका भी ट्रिप उन्होंने मेलोनी के साथ फोटोग्राफ डाली है। ही इज ऑन हिज लास्ट लेग ऑफ हिज ट्रिप। नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलैंड्स। तो आप देखते हैं जिस तरह से रिएक्शन तो आया है। हम नॉर्वे की वो जर्नलिस्ट के बारे में तो भी बात करेंगे, बट व्हाट डिड वी गेट आउट ऑफ दिस? हमको मिला क्या? किस पर्पस से वो गए थे एंड व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ दिस यूरोपियन ट्रिप? इसके बारे में जरा बात करते हैं फतेह भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए आदि, ये इम्पोर्टेंट विजिट है, नो डाउट। अब नॉर्वे में जो इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसे देश है इनके अपने मतलब जो होता है ना, एक विशेष तरीके का प्राणी होता है, उसका जो दुम होता है वो सीधा नहीं होता है। तो इस तरीके के ये भी इनके जो टिपिकल अप्रोच है वो अचानक से चेंज नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे डिट्रैक्टर्स है वो चाहते हैं कि ये जितने अभी डीपनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो रहा है ये थोड़ा सा डिरेल हो जाए। तो बीच बीच में ये प्लांटिंग होता रहेगा। और ये प्लांटिंग जो नॉर्वे में हुआ एक जर्नलिस्ट का, एक जर्नलिस्ट जो इसका मतलब कोई इंस्टाग्राम वाला जर्नलिस्ट है, ये डेलिबरेटली किया गया है। बट वी हैव टू समटाइम्स रिएक्ट, समटाइम्स वी हैव टू ओवरलुक, इग्नोर एंड गो फॉर द कोर थिंग। अब ये जो इम्पोर्टेंट विजिट है इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया है पिछले 10 साल में, जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच था कि यूरोप का मतलब सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, यूके ही है, ये एक ट्रेडिशन था। मतलब आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोप में दो तीन देश को छोड़ के वी नेवर गिव दैट मच इक्वल इंपॉर्टेंस टू अदर कंट्रीज। सो ये इसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन आपने देखा है। मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू मेनी ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आल्सो, फ्रॉम पोलैंड टू ऑस्ट्रिया, शायद वो जो चेकोस्लोवाकिया, अभी तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश में जहां पे जिनके पास, जिसको कहते हैं ना प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एरियाज में है, नीश टेक्नोलॉजीज, तो उसके ऊपर कोलैबोरेशन, उसके ऊपर कोऑपरेशन, उसके ऊपर पार्टनरशिप के बारे में काफी सारी चीजों में बात हो रही है। ये जो दौरा था इसमें जो स्पेसिफिक कंट्रीज है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसका रेलेवेंस क्या है। जैसे नेदरलैंड। नेदरलैंड, व्हाई इज नेदरलैंड इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया का जो एक सेमीकंडक्टर में अभी जो फर्स्ट लेग में जो अप्रोच है कि इंडिया अभी एक मेजर हब बन रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। चिप फैब्रिकेशन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल जो होता है वहां पे थोड़ा टाइम शायद और लगेगा फॉर इंडिया टू रीच, बट बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर्स जो जिस कॉन्फ़िगरेशन में बनता है, इंडिया इज इन अ पोजीशन टू मैन्युफैक्चर दैट। व्हाई इज नेदरलैंड सो इंपॉर्टेंट? नेदरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें एक कंपनी है एएसएमएल। ASML actually manufactures or probably the only and the most unique company जो लिथोग्राफी मशीन्स बनाते हैं जिससे आपके सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशंस होते हैं। उसमें ASML से बड़ा कंपनी, उससे ASML इज ऑलमोस्ट लाइक द इंटेल ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो बिना ASML से आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई ASML के साथ टाटा का एक अभी कोलैबोरेशन हो रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, शायद दे विल सेट अप सम फैसिलिटी इन इंडिया। दैट्स वन मेजर रीजन फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ नेदरलैंड। दो तीन और चीजें हैं। नेदरलैंड का जो नंबर नंबर टू वो है कि फ्लड कंट्रोल वाला। हमारे देश में भी डिजास्टर प्रोन हमारे देश है। नेदरलैंड में जो फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म्स है, जिस तरह से उनके फ्लैट देश है, बहुत टाइम पानी आ जाता है, समुद्र के पानी, द वे दे हैव मैनेज दैट, ये हमारे लिए एक लेसन है। And unfortunately, many such countries for a long period of time were ignored by India. हमें सीखने को बहुत है from a country like Norway, Netherlands, on it when it comes to flood control. So these are, and उसके बाद दो तीन और भी चीजें, ग्रीन ट्रांजिशन जो उनके देश में हो रहा है, हमारे जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक कॉमन फैक्टर है, चाहे वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो, नेदरलैंड हो, इटली हो। नॉर्वे के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो 2% का जर्नलिस्ट का जो प्लांटिंग है और कॉन्स्पिरेसी है उसको थोड़ा अगर हम साइड में रखें, नॉर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉर्वे इज नोन फॉर इट्स शिपिंग इंडस्ट्री। इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग फ्लीट्स इन द वर्ल्ड, और उनके जो इंडिजिनस शिपिंग इंडस्ट्री है बहुत ही कटिंग एज है। इंडिया अपने खुद का अभी एक जो शिपिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिसी भी आया है। इंडिया खुद का एक लार्ज मैसिव शिपिंग फ्लीट बनाना चाहता है। उसमें वो ये भी चाहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द शिप्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो।
इसीलिए नॉर्वे के साथ कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन कि ऐसा नहीं कि बिना नॉर्वे के नहीं होगा, बट दीज आर अमंग द मेनी कंपनी कंट्रीज जिसके साथ कोलैबोरेशन अगर होता है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी चीज है ग्रीन शिपिंग जिसको कहते हैं, मतलब ग्रीन शिपिंग इन द सेंस कि उनके प्रोपल्शन सिस्टम्स प्रोबब्ली इलेक्ट्रिक बेस्ड। नॉर्वे हैज लॉट ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने काफी एडवांसमेंट किया इन सारी चीजों में। थर्ड जो चीज है, नॉर्वे के जो पेंशन फंड्स होते हैं, there's a huge pension fund they have, so they scout for investments. I think India is also looking for the Norwegian Scandinavian pension funds. Again, green energy is one area जहां पे बहुत सारे collaborations होगा। स्वीडन एक ऐसा देश है, अपार्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये जो चीजें हैं जिसके ऊपर एक कॉमन फैक्टर है ही है अभी, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसकी जो डिफेंस में कैपेबिलिटी है। हमारे जनरल परसेप्शन में ये होता है कि डिफेंस के मतलब स्वीडन है ग्रिपेन फाइटर जेट, इट्स नॉट सो। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर उनके पेट्रोल बोट्स देखेंगे, हालांकि इंडिया में भी अभी काफी कैपेबिलिटी बन गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोल बोट्स, बट आई एम सेइंग कि उनके जो कटिंग एज कैपेबिलिटीज है इन शिप बिल्डिंग, कटिंग एज कैपेबिलिटी इन एरोस्पेस, उसमें एक कोलैबोरेशन और डीपनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है। एक और भी चीज है, नॉर्वे इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वी हैव टू रिमेंबर दैट। नॉर्वे इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। ईएफटीए इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो उसमें दो तीन चार स्कैंडिनेवियन देश है, उसके साथ भी ट्रेड बढ़ाने के लिए दिस विजिट वाज इंपॉर्टेंट। इटली, इनवेरिएबली इटली हैज बीन अ मेजर डिफेंस प्लेयर ग्लोबली। उनके जो कंपनीज है जैसे फिनकैंटियरी जो शिप्स बनाते हैं, उनके जो कंपनीज है जैसे लियोनार्डो जो प्लेन्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, मिलिट्री ग्रेड प्लेन्स, वो बहुत बड़े हैं। बहुत सारे चीजों की वजह से बीच में ये सब सैंक्शन रोक लगा दिया गया, बैन किया गया, करप्शन इश्यूज था। आई थिंक नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड कि भाई वो जो इश्यूज है इन्वेस्टिगेशन वो चलता रहेगा, बट यू कांट जस्ट कीप ऑन बैनिंग कंपनीज। चाहे वो टॉर्पेडोज हो, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो एरोस्पेस की और एरियाज हो, ये सारे जो विजिट्स है इनके स्ट्रेटेजिक पर्पस है। मतलब यहाँ पे हमारे जो जर्मनी में बैठे हुए जर्मन शेपर्ड है, वो बीच बीच में ये जो वीडियोस करता रहता है, ये विजिट से क्या हो रहा है ये वो, उनके लिए वो नॉर्वे वाला जर्नलिस्ट एक ठुनठुना है, वो उसी में चलता रहेगा। बट द रियलिटी इज ये जो विजिट्स है ना, दीज आर फॉर हार्ड कोर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है। Another important issue is India is diversifying its traditional partnership. This is important to understand. Diversification of traditional partnership. हमारे जैसा मैं आई कीप ऑन सेइंग कि चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, हमारे साथ उनके बहुत सारे एरियाज में कन्वर्जेंस भी है एंड एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन वी नीड टू मूव बियॉन्ड दैट एज वेल। यू इट कांट बी ओनली यूएस एंड चाइना, इट कांट बी यूरोप का मतलब सिर्फ जर्मनी और फ्रांस नहीं हो सकता। इन सबके साथ बायलैटरल जहां जहां होना है वो होता रहेगा, वो एंड दीज आर गुड, मैं किसी को नकारने की बात नहीं कर रहा हूं। But strategic and multilateral relationship maybe we are spreading the eggs in different basket. So you are directly dealing with Norway, directly dealing with Sweden, Italy. पहले क्या होता था, यूरोपियन यूनियन का मतलब ही होता था ब्रसल्स में जाके यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग कर लो। पहले क्या होता था, यूरोप का साथ मीटिंग का मतलब जर्मनी और फ्रांस, उनके साथ सेपरेट काम तो हो ही रहा है। जैसे आप देखेंगे सबमरीन का डील जो जर्मनी के साथ थाइसन ग्रुप इसी साल तक हो जाएगा, फ्रांस के साथ रफाल वाला सबको पता है। बट नॉर्वे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एरियाज में दे आर इंपॉर्टेंट, ट्रेड की वजह से दे आर इंपॉर्टेंट। हमारे बायलैटरल ट्रेड जो नॉर्वे नीदरलैंड के साथ है, ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट्स बिग, देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ दैट। और नीदरलैंड जैसे देश हो सकता है छोटा देश है, बट यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज इक्वली पावरफुल या इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होता है। जर्मनी और फ्रांस को छोड़ के द थर्ड और फोर्थ कंट्री जो बहुत ही फॉर्मिडेबल है इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली, वो नीदरलैंड है। सो इसी वजह से ये जो विजिट है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सोच समझ के ये देश जो है चुना गया है। स्कैंडिनेविया वन एरिया, सेंट्रल यूरोप अनदर एरिया, इटली यू कैन कॉल इट ऑलमोस्ट लाइक ए सदर्न यूरोप। और जनरली जो होता है जब यूरोपियन यूनियन की बात होती है ना, ओनली 3-4 कंट्रीज या 2-3 कंट्रीज हॉग द लाइमलाइट, बाकी सब सेकेंडरी दरकिनार करके रखा जाता है। यू आर डीलिंग विद यूरोपियन यूनियन विच इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू दीज कंट्रीज जिनके साथ ट्रेडिशनली, जैसे नॉर्वे में दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वेंट इन लास्ट 43 years। आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट? पिछले प्राइम मिनिस्टर्स कभी क्यों नहीं गए? और ऐसे बहुत सारे देश है जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
फर्स्ट फर्स्ट विजिट किया। और विजिट्स के कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आज अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस तरह से इंडिया में आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। द मल्टीलैटरल विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर्स बायलैटरल विजिट हैड अ लॉट टू डू विद दैट। सेम गोज फॉर मेनी अदर एरियाज। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में जो आप देख रहे हैं फोकस है, लॉट ऑफ कंट्रीज आर विलिंग टू इन्वेस्ट, दीज आर पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। सो दिस इज मोटे तौर पे इस यही कारण है विजिट्स के, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल कटिंग एज वेपन सिस्टम्स एंड ओवरऑल बायलैटरल जो ट्रेड है एज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ही है ऑब्वियसली, इसको भी अलग से बूस्ट करना। सो दैट्स व्हाई ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट इक्वली, ये दिखाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये जो एक आप देखेंगे ईरान और यूएस के जंग की वजह से एक जो दरार कहीं पे आया है ना, जो ट्रांस अटलांटिक जो फॉल्ट लाइन्स अभी तैयार हो रहा है, मेनी ऑफ दिस कंट्रीज आर themselves don't know what to do if the conflict starts again। बहुत सारे देशों के पास पता नहीं है, they are also in the same problem। उनके they don't know what next happens when it comes to Russia and Ukraine war। इन सारे देशों के रशिया के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन अगर रशिया के साथ जंग फिर से नेक्स्ट लेवल में चला जाए, they don't know what to do, literally they don't know। Many of these countries are in real bad shape when it comes to the Russia-Ukraine war or the Middle Eastern conflict। The only country जिसके साथ अच्छा रिश्ता है रशिया का वो इंडिया है। Only country which is in talking terms with America as well as Iran वो इंडिया है। So it's not कि इंडिया जाके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, but somewhere it helps in soothing down the nerves, it helps in finding a common ground। भाई ऐसा सिचुएशन है, let's move towards renewable energy। You need our expertise, we need your funds, we need your market। इस तरह से collaborations हो रहा है। Again, these will not give result in one day, but one day these will definitely give results। These are all 5-year plan। मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, जब जीएसटी शुरू हुआ था, लॉट ऑफ पीपल ओपोज, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है ये, बेकार है। एक तो गलतफहमी फैलाया गया था कि जीएसटी मतलब न्यू टैक्स, वो ऐसा नहीं था। 100 टैक्स मिला के एक टैक्स को यूनिफॉर्म किया गया था। 2017 में जो जीएसटी लेके प्रॉब्लम कर रहा था, आज वही स्टेट सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है जीएसटी का। सिमिलरली ये जो बायलैटरल विजिट्स है, पहले जो बायलैटरल विजिट मोदी जी के हुए थे 2015 से 20, उसका इंपैक्ट अभी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एरियाज। सिमिलरली ये जो विजिट्स है, यू विल सी द रिजल्ट्स इन 2-3 years, बट डेफिनेटली दीज आर रिजल्ट्स वेटिंग टू हैपन। बैक टू यू। The main thing is that when we look at इसका पूरा जो जिस तरह से खेला गया है, right, when you look at किस तरह से पूरा propaganda, this that, it's quite interesting that there are few coteries in the world who realize कि यार ये साला अगर ये ले गए तो there will be a big huge problem and somebody is going to lose something somewhere। ठीक है, who that somebody is we all know, which is the guy on the eastern front। तो ये बड़ा it's quite interesting that this whole propaganda literally fires up at this sort of a structure। एक last point है that Europe is in a place where it is going to become a consumption market with a lot of capital। ठीक है, capital रहेगा वहां पर यूरोप के अंदर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। But the main game is going to be a consumption market because their infrastructure is there, जो भी है उनके पास, but they don't have the industry anymore to support or to stand up on। They need that industry। Now that they can't go to China, अगर वो चाइना के पास नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे? और पाकिस्तान? Yeah, so इसमें जी, yeah, please continue, sorry। Well, that's it's a rhetorical question, but हाँ नहीं, आई जस्ट ऐड टू व्हाट यू करेक्टली सेड। देखिए यूरोप के पास आज टेक्नोलॉजी है, अभी भी है, यूरोप के पास फंड्स भी है। यूरोप के पास दो चीज नहीं है, मास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, यूरोप के पास मास कंजम्पशन मार्केट भी नहीं है फॉर हाई एंड हाई कटिंग एज प्रोग्राम। यूरोप के कोई भी देश के पास उतना पैसा नहीं है कि हाई लेवल टॉप लेवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट करे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दे हैव अ प्रॉब्लम विद। इंडिया के पास मास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, इंडिया के पास मार्केट है, इंडिया के पास टेक्निकल नो हाउ धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो और इंडिया के जो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, देयर इज अ जुडिशियरी। यूरोपियन कंपनीज आर मोर कंफर्टेबल टुडे इन्वेस्टिंग इन इंडिया। उनको पता है कि मेरा जो पैसा है ना, कोई मार नहीं लेगा, कोई खा नहीं जाएगा। दैट इट हैपेंस विद दैट आवर ईस्टर्न फ्रेंड, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट वन साइड प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस। आपको कभी वो पैसा वापस नहीं मिलेगा जो आपने करके रखा। हाँ, somebody might say कि इंडिया में भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, बट दे नो कि उनका अगर इन्वेस्टमेंट है दैट इज सिक्योर बिकॉज यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियरी है।
So that is one area जहाँ पे they are very much willing to put in money. अब देखेंगे why some countries are very uncomfortable. हमारे जो ईस्टर्न फ्रेंड है उनका एक ओवरवेलमिंग डोमिनेंस था किस चीज में। आप जो रिन्यूएबल एनर्जी में फोटोवोल्टिक सेल्स से शुरू करके सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन के सारे जो कंपोनेंट्स है वो ईस्टर्न फ्रेंड चाइना से ही आता था। टुडे इंडिया में खुद वो बनाने की एक पूरा सप्लाई चेन इंडिया बना तैयार कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें अगर इंडिया के अदानीज एंड रिलायंस आर वर्किंग अ बिग वे, मेनी अदर कंपनीज आर वर्किंग, नॉट जस्ट देम। इनके अगर कोलैबोरेशंस हो गया देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट emerging to be one of the biggest in shipbuilding। इंडिया भी अगर इसमें करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर जो जो एरियाज में थोड़ा इंडिया का डेफिशिएंसी था और उनको पता था कि अमेरिका से लेगा तो अमेरिका कंडीशन लगा लगा के उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर ये वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी ये छोटे छोटे देशों से लेना शुरू हो गया तब तो इंडिया का जो गैप था वो गैप नहीं रहेगा। इंडिया के पास मास मैन्युफैक्चरिंग और वेपन्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विद सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी। वो गैप्स होते हैं, वो गैप्स को अगर ये ठीक कर लिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो द ईस्टर्न फ्रेंड इज अनहैप्पी कि द उनके जो साउथ एशिया के फ्रेंड है वो थोड़ा ज्यादा कुछ कर रहा है। वैसे ही वियतनाम को ब्राह्मोस दे रहा है, इसके बाद आकाश डिफेंस सिस्टम देगा, फिर पिनाका देगा। सो यू विल सी कि सम ऑफ दीज ग्रेटा थनबर्ग वाला तैयार किया जाएगा, वन इज बीइंग क्रिएटेड इन द जर्नलिज्म फील्ड, और हमारे जो जर्मन शेपर्ड है उसी को लेकर उछलता रहेगा। अब ये इंडिया को भी पता है कि ये सब होगा, मुझे लगता है ना ये थोड़े होता है ना, यू एक्चुअली गिव बोन्स टू द डॉग्स, यू अलाउ दीज थिंग्स टू हैपन कि भाई वो इसी में बिजी रहे, ये इसी में बिजी रहे, एंड लेट मी डू व्हाट आई हैव टू डू। ऐसा नहीं है, आई वांट टू से दिस, ऐसा नहीं है कि जो जर्नलिज्म वाला केस हुआ, जर्नलिस्ट वाला वो फेक जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं है कि इंडिया फॉल्स पोजीशन में आ गया। You know, these are, I want to say this with my little bit of understanding, these are conditioned approach। तुमने वो बनाकर रखा कि ये नेवला तू ले ले जा, इसी को लेकर फोकस कर, लेट मी वर्क ऑन द ब्रास ट्रैक्स। ये पहले नहीं होता था। यू नो, सो दिस इज वेयर, एंड नॉर्वे जैसे देश और बहुत सारे जैसे देश है, इनके जो चिल्लम पट्टी वो थोड़ा खत्म होगा, ये करता रहेंगे ये सब। यू हैव टू टेक व्हाट यू हैव टू टेक एंड जस्ट मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। यू वुड हैव प्रॉब्लम्स, यू वुड फाइट रेजिस्टेंस। मुझे लास्ट में आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, डू यू थिंक ब्रसेल्स इज हैप्पी? ब्रसेल्स वांटेड टू बिलीव कि भाई मैं आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मेरे पास आओ। डू यू थिंक ब्रसेल्स इज हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओस्लो जा रहा है, या नेदरलैंड जा रहा है, या इटली जा रहा है, स्वीडन जा रहा है? नो, दे आर नॉट हैप्पी। सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू, यू नो दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स, सो देन यू नो अकॉर्डिंगली डील विद, और वो इंडिया कर रहा है। बैक टू यू। And that's the bottom line that we need to understand. Anyways, thanks bhai for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course support this channel. Join our groups and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।